70s के बिलीफ मानती हुई विचेस, लेडी डेथ के कई सारे हिंट्स और एक डिमोनिक कर्स। हालांकि जिसको हम लेडी डेथ समझ रहे हैं वो हमें वो स्पॉइलर दे गई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, पर रियो के वर्ड्स यहाँ बहुत अलग थे। एपिसोड का नाम था इफ आई कांट रीच यू लेट माई सॉन्ग टीच यू। ये लॉर्ना वू की लाइन्स है अपनी बेटी एलिस वू के लिए। दूसरे एपिसोड में टीन बोलता भी है कि लॉर्ना वू बहुत फेमस सिंगर है जिसने बैलेड ऑफ विचेस के सबसे फेमस लाइन लिखे हैं, जो कि इस एपिसोड का नाम भी है। अब लॉर्ना वू एक फेमस सिंगर है जिसके मरने के बाद उसकी बेटी का लक खराब चल रहा था, जबकि हमें एपिसोड से पता चलता है कि लॉर्ना ने अपने फेमस गाने बैलेड ऑफ विचेस की फेमस लाइंस ऐड करी प्रोटेक्शन स्पेल की तरह, जिससे उसकी बेटी बची तो रहे पर उसकी लाइफ बहुत नॉर्मल और एमलेस बन जाएगी। और इसका क्लियर पिक्चर हमें यहाँ दिखा, पर इस बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। एपिसोड शुरू हुआ मिसेस हार्ट, मेरा मतलब शैरन की बॉडी को दफन करने से। अब जहाँ बाकी सभी उदास हैं शैरन के जाने से, वहीं एगाथा को फर्क नहीं पड़ रहा। इवन यहाँ फिर से वो शैरन का गलत नाम लेती है। ये नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि जहाँ उसे यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा, वहीं एंड में जब टीन की हालत खराब होती है तब वो बहुत चिंता में आ जाती है। अब एगाथा को यहाँ वही लग रहा है जो हम ऑडियंस को शुरू से लग रहा है कि टीन उसका बेटा निकोलस स्क्रैच है, जिसके लिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एगाथा ने उसे डार्क होल्ड के लिए एक्सचेंज कर लिया। अब एगाथा को क्यों लग रहा है कि ये उसका बेटा है? क्योंकि एपिसोड के एंड में एगाथा टीन को बताती है कि उसके मुंह पर दिखने वाला सिजिल जिस भी विच ने लगाया होगा, वो सिजिल उससे भी टीन की आइडेंटिटी छुपा देगा, जिसका मतलब सिजिल कास्ट करने वाले विच को खुद भी याद नहीं रहेगा कि ये उसका बेटा है। इसलिए आप नोटिस कर सकते हो कि दूसरे एपिसोड में एगाथा को पहले इस टीन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिस मिनट वो उसका सिजिल देखती है वो उसे अपने साथ कर लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसका बेटा है। हालांकि रियो एगाथा को इस एपिसोड में बोलती है वो तुम्हारा बेटा नहीं है। अब मैं हिंदी डबिंग पर शक नहीं कर रहा, पर ओरिजिनल लैंग्वेज में रियो ने ये नहीं बोला था। रियो ने एगाथा से कहा कि द बॉय इजंट योर्स। इसका लूज ट्रांसलेशन यही माना जाएगा कि वो एगाथा का बेटा नहीं है, पर यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि वो जो कोई भी है वो एगाथा का नहीं हो सकता, क्योंकि एगाथा उसे ऑलरेडी एक्सचेंज कर चुकी है डार्क होल्ड से। अब आपने और हमने मेफिस्टो के आज तक जितने भी पोर्ट्रेयल देखे हैं या किसी भी अंडरवर्ल्ड क्रिएचर के जो भी पोर्ट्रेयल देखे हैं, उसमें एक चीज क्लियर है कि अगर इन डीमन से जो भी डील हो गई वो कभी रिवर्स नहीं हो सकती। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये टीन एगाथा का बेटा ही है, पर उसकी डील की वजह से वो उसका नहीं हो सकता। शायद सिजिल भी यहाँ इसीलिए है। इन सब के ऊपर टीन जब ट्रायल के बीच दूर जाकर गिरता है तब वो उठकर कहता है कि डीमन ने उसे भी फेंका, जिसका मतलब वो भी कवन का हिस्सा है। ये ऐसा लग रहा है कि टीन जबरदस्ती अपने आप को कवन का हिस्सा दिखाना चाहता है। हालांकि क्या ट्रायल के एंड में उसकी चोट ठीक नहीं हो जानी चाहिए थी? इन सब के ऊपर एक बार अगर मान भी लेते हैं कि ये लड़का बिली कैपलन ही है और इस पर सिजिल इसकी माँ वांडा नहीं डाला है, तो वो सिजिल उसने उस पर डाला कब? और अगर डाला भी है तो अब वांडा को खुद भी याद नहीं रहेगा कि बिली उसका बेटा है। अब जरा ध्यान लेकर आते हैं रियो पर। रियो एपिसोड में सामने आती है मिसेस हार्ट के ग्रेव से, जब एगाथा और बाकी विचेस अपने इनकम्प्लीट कवन के लिए ग्रीन विच को समन कर रहे होते हैं। रियो जमीन से निकलती है, अपनी डीमन वॉइस यूज करती है, बीच में बोलती भी है कि अब उससे रहा नहीं जा रहा। एगाथा बोलती है कि तुम जल्दी आ गई, जिस पे रियो बोलती है कि ये मेरे हाथ में नहीं था। रियो डेथ जैसी बातें कर रही है, जो कि क्लेम करने आई है इन विचेस की लाइफ्स को, और ऐसा कहा भी गया एपिसोड में कि वो रोड के एंड में एगाथा को छोड़कर बाकी सबकी लाइफ क्लेम कर लेगी। इवन आगे जब स्पिनिंग रिकॉर्ड्स की बात हो रही होती है तब एगाथा बोलती भी है कि रियो बस एक टूरिस्ट है, जिसका मतलब वो बस सब देख रही है, उसको विचेस रोड से कोई मतलब नहीं है। प्लस जब टीन ऑलमोस्ट मरने वाला था तब एगाथा रियो की तरफ ऐसे देखती है जैसे मौत से उसका कुछ लेना देना हो। इन सब के ऊपर एक बहुत अजीब चीज हुई इस एपिसोड में। अब ये शायद एक टाइपो एरर भी हो सकता है एपिसोड के सबटाइटल के लिए, पर यहाँ जितनी भी बार मैजिक वर्ड यूज हुआ वहाँ मैजिक की स्पेलिंग वो नहीं थी जो होनी चाहिए। तो वहाँ सबटाइटल में MAGIC नहीं बल्कि MAGICK यूज हुआ है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, दो बार हुआ। एक बार जब रियो एगाथा से बात कर रही थी और दूसरी बार जब सारी विचेस लास्ट में अपने बैटल स्कार डिस्कस कर रही थी, तब पोशन विच जेनिफर कहती है कि किसी ने उसको बिना मैजिक के बाउंड कर लिया। अब यहाँ जिस स्पेलिंग की बात हो रही है वैसा कोई तो नहीं, पर एक दूसरी मैजिक जरूर एग्जिस्ट करती है मार्वल में, जो कि रूल करती है लिम्बो को, पर उस म्यूटेंट को यहाँ जोड़ने का कोई सेंस बन नहीं रहा। पिछले एपिसोड में एगाथा जब सबके मोटिव क्लियर कर रही थी तब वो एलिस वो से कहती है कि वो अपनी माँ को ढूंढने आई है, जबकि सच्चाई यहाँ पता चली वो अपने आप को ढूंढने आई है। उसकी पर्पसलेस लाइफ का पर्पस, जहां उसको उसकी फैमिली पर लगे कर्ज को मिटाना था, जिसकी वजह से उसके पूर्वज भी कर्ज थे और उसकी आने वाली जनरेशन भी। पर इस ट्रायल ने ना ही सिर्फ उसके कर्ज को मिटाया बल्कि बाकी जो विचेस कर्ज हो गई उनका कर्ज भी दूर किया। हालांकि मुझे ज्यादा अच्छा लगा एगाथा का दर्द में परफॉर्म करना, और ये तगड़ी बात है क्योंकि दर्द से ही तो असली आर्ट निकलता है। दुख, दर्द, आंसू,
पिछला ट्रायल पोशन विच का ट्रायल था और वो थोड़ा खतरनाक लगा, जबकि ये ट्रायल थोड़ा डिफरेंट था। ये एलिस वू का ट्रायल था, यानी प्रोटेक्शन विच का ट्रायल। पर प्रोटेक्शन विच को यहाँ अपने प्रोटेक्शन स्पेल यूज करने थे। यहाँ प्रोटेक्शन स्पेल को यूज किया गया एलिस की माँ लॉर्ना के गाने के फॉर्म में, गाना गाकर सबको डीमन से प्रोटेक्ट करके। शायद इसी ट्रायल में एलिस के पूर्वज फंस गए थे, जिसकी वजह से वो कर्स का शिकार हुए, जबकि यहाँ अब ये कर्स नहीं है। पर ये ट्रायल उतना खतरनाक लगा नहीं, शायद इसलिए भी क्योंकि इसकी लेंथ छोटी थी पिछले ट्रायल से। पिछले ट्रायल वाले घर के गेट पर पूरा चांद था, जिसे वाटर फेस कहा गया। इस ट्रायल वाले गेट पर वैक्सिंग मून था, जिसे फायर फेस कहा गया। ये फेस इसके नाम सबको टीन ही बता रहा है, और मैं कह रहा हूँ इस टीन को इन विचेस से ज्यादा पता है विचेस रोड के बारे में। यहाँ भी घर में घुसते ही एपिसोड के फ्रेम का साइज चेंज हो जाता है। ये आर्टिस्टिक चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं ये टीवी वाली फीलिंग भी दे रही है अपने लॉजिक के साथ। यहाँ इस ट्रायल में रिकॉर्ड को उल्टा प्ले करने की बात भी होती है, जिसपे वो लोग कहते हैं कि ऐसा करने पर डीमन की आवाज आ रही है। ये अमेरिका में 60s और 70s के बीच लोगों के बीच बात चली थी कि कुछ गानों के रिकॉर्ड को जब उल्टा प्ले किया जाए तो उनमें छुपे शैतानी मैसेज सामने आते हैं। इसके इल्जाम लगाए गए फेमस गानों पर, जिनमें लेड ज़ेपेलिन का स्टेयरवे टू हेवन, ईगल्स का होटल कैलिफोर्निया और इवन पिंक फ्लॉयड का एम्प्टी स्पेसेस भी है। इसे ब्लैक मास्किंग नाम दिया गया है, जहां 80s में अमेरिका में कुछ धार्मिक ग्रुप इसके प्रोटेस्ट में रिकॉर्ड जलाने लगे, पर असली में इसे पेरिडोलिया का एग्जाम्पल बताया गया, जहां कुछ लोगों का ब्रेन मीनिंगलेस डेटा को कोई भी पैटर्न समझने लगता है। अब मैं हैरान हूं कि विचेस इस बात को सच क्यों मान रही हैं। ऐसी उल्टी बातों की वजह से ही लोग 70s और 80s में एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे और उन्हें विचेस बोल रहे थे। मैं यहाँ आपका एक और चीज की तरफ ध्यान लेकर आना चाहूंगा। यहाँ विच को हिंदी डबिंग में डायन कहा गया है। अब ऐसा शायद मुझे ही लग रहा है, या डायन शायद सही ट्रांसलेशन नहीं होगा विच का। विच वर्ड को बाहर के हिसाब से और इवन अगर कॉमिक्स के सेंस में भी देखा जाए तो इसे ज्यादा जोड़ा जाता है मैजिक से, यानी एक फीमेल मैजिक यूजर या विचक्राफ्ट यूजर, जबकि अपने देश में डायन वर्ड का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। ये वर्ड कहीं ना कहीं हिंदी में देखने वाली ऑडियंस के लिए कैरेक्टर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा है। एपिसोड में जेनिफर अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे एक डॉक्टर ने उसको बिना मैजिक के बांध लिया। हमें पिछले एपिसोड में उस डॉक्टर की झलक भी मिली थी, और आई होप हमें इस स्टोरी का पूरा वर्जन आगे देखने को भी मिले। अभी तक ऑलमोस्ट हर एपिसोड में लिलिया अचानक से फेज आउट भी हो रही है। आई होप हमें इसका आंसर भी आगे मिले। एगाथा एपिसोड में डॉटर्स ऑफ लिबर्टी का नाम लेती है कि उन्होंने उसे उसके बैटल स्कार दिए हैं, जबकि कॉमिक्स में डॉटर ऑफ लिबर्टी एक ग्रुप है जिन्हें मैजिक सिखाया है एगाथा हार्कनेस ने ही। हालांकि असली में भी ऐसी एक फीमेल एसोसिएशन एग्जिस्ट करती थी 18th सेंचुरी में, पर उनका लेना देना अमेरिकन रेवोल्यूशन से ज्यादा था और विचक्राफ्ट से कम। हालांकि एक चीज मुझे फील हुई कि ये एपिसोड उतना डिटेल्ड था नहीं जितना पिछला एपिसोड डिटेल्ड था, पर यहाँ टीन के एगाथा से जुड़े होने के बारे में बातें सामने आई, एलिस वू का कर्स हटा और हमें रोमांस दिखा रियो और एगाथा का। अगर रियो सही में डेथ निकली तो डेडपूल और थैनोस जरूर बदला लेने आएंगे एगाथा से। इन सब के ऊपर इस हफ्ते ये भी रिवील हुआ कि एगाथा ऑल अलोंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे कम बजट में बनने वाली सीरीज है। अभी एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आए हैं, पर इससे पहले आने वाली इको सीरीज के लिए कहा गया था कि वो $40 मिलियन से बनी है। तो अगर एगाथा ऑल अलोंग $40 मिलियन से भी कम के बजट में बनी है और अभी तक राइटिंग क्वालिटी और एपिसोड तो सही लग रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत इंप्रेसिव बात है। प्लस कहीं ना कहीं अब फैंस सीक्रेट इन्विजन की और बुराई करेंगे, जो कि $200 मिलियन के बजट को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाई। पर आपका क्या कहना है इस एपिसोड के बारे में? आपकी क्या थ्योरी है टीन और डेथ को लेकर? आपको ये एपिसोड कैसा लगा? एक छोटा सा रिव्यू कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।